नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम योगेश राजपूत है और आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू के लिए। मेरा पहला वीडियो मेरा ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्लेन करता है, जिसमें मैं एक्चुअल पूछे गए क्वेश्चंस और मैंने जो आंसर्स दिए थे वो मैंने मेंशंस किए हैं। थोड़ा वो वीडियो लंबा बन चुका था। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का रहेगा। ये वीडियो बनाने का सजेशन एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने दिया, जो 2020 के इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसी पे क्वेश्चन पूछा जाए। इवन कमेंट्स में भी एक दो क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उसी बिहाफ पे ये वीडियो है। तो अगर मेरा आपने ट्रांसक्रिप्ट नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको एक जनरल आइडिया आ जाता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो आंसर्स मैंने दिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरे परफेक्ट हैं, लेकिन उसका रेफरेंस लेके आप आपके खुद के आंसर्स बना सकते हैं कि आ, क्या हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आप भी ट्राई कीजिए, सेम ट्रांसक्रिप्ट पे आप क्या आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। 10 जो मिथ्स हैं सीएपीएफ इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला मिथ है कि यूपीएससी इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो 20-25 मिनट होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। इवन मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंटरव्यू अपीयर किया था, वो भी कहेंगे बिल्कुल नहीं। द रीज़न बीइंग कि जब तक आप पहले 1-2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, लेकिन आप बाद में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। आपके 20 मिनट कैसे निकलते, 20 से 30 मिनट कैसे निकलती है आपको भी नहीं पता चलता। मतलब जब वो कहते हैं कि ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ऐसा, तो आपको लगता है यार मैं तो बात करके आया सिर्फ। और ये डेफिनेटली आपको लगेगा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ज़रूर आप आने के बाद सेम वीडियो पे कमेंट भी दीजिएगा कि आप सिर्फ कन्वर्सेशन करके आए। तो स्ट्रेस नहीं रहता है। द रीज़न, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस में इंटरव्यू देते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा जज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओपनली कन्वर्सेशन करते हो तभी जाके आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट होगी। दैट्स वाई वो भी आपको कंफर्ट करेंगे। माना कि कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो जाए, लेकिन वो आपको चांस देते हैं रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। बेटर वे है इंटरव्यू रूम के डोर के बाहर ही अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बाहर रखिएगा और अंदर आइएगा, आराम से इंटरव्यू दे दीजिएगा। सेकंड जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि मॉक इंटरव्यूज़ देना ज़रूरी है। मैं कहूँगा पार्शली। अगर आपने इसके पहले कोई इंटरव्यू जैसा माहौल फेस नहीं किया है, आप जैसे कि मोस्टली सी ए पी एफ अपीयर्ड होने वाले जो हैं, ये एक तो सी डी एस में एस एस बी तो उन्होंने दी रहती है मोस्टली। तो अगर आपने सी डी एस 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 बी दी है तो आई थिंक आपको एक ओवरऑल आइडिया है कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे टैकल किया जाता है। अगर आपको नहीं है, आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप 1 या 2 बार ट्राई कीजिए, मॉक दीजिए। और वो मॉक में जो आपको रिव्यूज़ मिलते हैं उसको तो सुनिए, उसके अलावा वो जो वीडियो आपका रिकॉर्ड किया जाता है उसको बार बार देख लीजिए और अपने दोस्त को भी दिखाइए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन आपके जो वेल विशर्स होंगे, भाई बहन, उनको भी दिखाइए, पेरेंट्स को दिखाइए और उनको पूछिए कि क्या उसमें चेंज लाना ज़रूरी है। ऐसा कोई चेंज है जो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं, जैसे कि शर्ट का कलर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है वो तो कर लेंगे। आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है वो कर लेंगे। लेकिन अगर कोई मेजर चेंज बताया जा रहा है तो मैं कहूँगा कि
उस लफड़े में मत जाइएगा, जैसे हो वैसे ही जाइए। क्योंकि अगर आप मेजर चेंज करने के पीछे लग गए तो आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, क्योंकि वो चेंज नहीं आएगा। और इंटरव्यू बैठते वक्त आप वही सोचोगे कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही रहना है, नहीं। ठीक है, तो मॉक दीजिए, ज़रूरी भी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो नहीं नहीं दिया तभी चलता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉक के मैंने दो बहुत बड़े प्रॉब्लम देखे हैं। एक होता है कि वो एक तो कैंडिडेट को अंडर कॉन्फिडेंट करवा देता है, और सेकंड ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट करवा देता है, और ये दोनों हार्मफुल है आपके इंटरव्यू के लिए। सो नेक्स्ट मिथ पे जाते हैं। नेक्स्ट मिथ ये है कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या क्या पढ़े। तो इंटरव्यू के लिए ये मटेरियल पर्टिकुलर क्लास बना रहा है, वो मटेरियल पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे कोई डाल रहा है। अरे, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग कौन हो? आप लाखों स्टूडेंट में से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो, हार्डली 500 से 1000 जो इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं, और वो सिर्फ फिजिकल करके नहीं आए हैं। आपने दिन रात मेहनत की है, अपने पेपर 1 की स्टडी की है, जिसमें आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ा है। उसके बाद आपने पेपर 2 में राइटिंग की है, जिसमें आपने एसेज लिखे हैं, आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट लिखे हैं, रिपोर्ट्स लिखे हैं। अरे भाई, आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है, और सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अगर सपोज पैरामिलिट्री फोर्सेस पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो डेफिनेटली आपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई है, इसमें क्या अलग पूछने वाले हैं। अगर सपोज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पूछ लिया तो डेफिनेटली आपने पढ़ा है, इंडिया चाइना पढ़ा है। तो अगर मैं तो सजेस्ट करूँगा, इधर उधर के मटेरियल पढ़ने से अच्छा है, अगर आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो सीधा उसकी तैयारी को लग जाइए, डेडिकेटली तैयारी कीजिए। वही मटेरियल आपको यहाँ यूज़ करने को मिल जाएगा, आराम से आपका यहाँ पे निकल जाएगा। और इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, देखिए क्वेश्चन कौन से नहीं आने वाले हैं, जो फैक्चुअल हैं। तो फैक्चुअल अगर नहीं याद है तो इट्स ओके, बता दीजिए। मैंने ट्रांसक्रिप्ट में भी आपको बताया था कि मुझे नेचुरल जस्टिस का नहीं याद आ रहा था, मैंने नहीं बोल दिया। तो इसमें कुछ इतनी बहुत बड़ी बात नहीं। तो इधर उधर से मटेरियल मत ज़्यादा कलेक्ट कीजिए, आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे। और इंटरव्यू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा डराया जा रहा है, क्योंकि डर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली बिजनेस में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। बेटर आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, बाकी कुछ सोचिए मत। हाँ, मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा सजेस्ट करूँगा, वो ये है कि आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इनके एडिटोरियल रोज़ पढ़ा कीजिए। बाकी पूरा पेपर मत पढ़िए, सिर्फ एडिटोरियल ही पढ़िए। आपका ओपिनियन क्रिएट होगा, और जो मेजर इवेंट्स हैं करंट अफेयर्स में, वो एक्चुअली वहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं। तो वहाँ पे हर एंगल से उसे डिस्कस किया जाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वो आप करिएगा ज़रूर। इसके बाद जो नेक्स्ट मिथ है कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना अच्छा रहेगा कि नहीं। देखिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए है। अगर आप सफिशिएंटली इंग्लिश बोल सकते हो देन गो फॉर इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, आपको याद करके बोलनी पड़ती है, तो आपको हिंदी में इंटरव्यू दे दीजिए। पूछा जाता है किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहोगे, बिंदास चूज़ कीजिए। पूछा हिंदी क्यों नहीं, तो बोल दीजिए क्यों नहीं। कोई तो रीज़न होगा कि आपकी हिंदी इंग्लिश आपको क्यों नहीं आती है। आपको ये भी चांस दिया जाता है कि आप जितना इंग्लिश में बोल सकते हो उतना बोलिए। अगर बीच में कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है तो आप हिंदी का यूज़ कर लीजिए और वापस इंग्लिश बोलिए आराम से। तो ये डिलेमा मत रखिए, कंफर्टेबल रहिए। ठीक है। उसके बाद जो अगला मिथ है कि बोर्ड जो हैं अलग अलग होते हैं। जितने
यूपीएससी के एक्चुअल मेंबर्स जो हैं पॉलिटी में हमने जो पढ़ा है उतने बोर्ड्स बनते हैं, तो बोर्ड के हिसाब से मार्क्स बदलते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ बदलते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते, आप वहाँ जाते हो रैंडमली आपको कोई बोर्ड मिल जाता है तो उस पर डिस्कस करके फ़ायदा भी क्या है। ठीक है, बाद में फिर डिस्कशन ये होता है कि पर्टिकुलर बोर्ड कंजर्वेटिव है, पर्टिकुलर बोर्ड लिबरल है, ये बंदा इतना मार्क्स देता है, ये बंदा उतना मार्क्स देता है। अरे भाई आप क्या डिस्कस कर रहे हो, इसका कुछ फ़ायदा है आपको? नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप जाओगे आपको जो बोर्ड मिलेगा वो आपको वहीं पे इंटरव्यू देना है। तो आपके हाथ में जो है उसकी तैयारी कीजिए ना भाई, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के और डिस्कस करके है वो टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट मिथ है कि डैफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए। मैंने अगर मेरे पास अभी डैफ नहीं है तो अगर मैं डैफ शेयर करता तो आप बोलते कि मेरे तो कोई भी अचीवमेंट नहीं है, नॉर्मल स्कूल नॉर्मल कॉलेज, परसेंटेज भी कोई इतने ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, ना मेरी कोई स्पेसिफिक हॉबीज़ हैं, ना कोई स्पोर्ट्स में मेडल्स हैं। नहीं है तो नहीं है, नहीं हुआ, नहीं है हॉबी तो क्या करेंगे। ऐसा थोड़ी है जैसे कि सजेस्ट किया जाता है कि कोई हॉबी बना लीजिए काम में आएगी। अरे बना के क्या करेंगे, कुछ भी पूछ लिया नहीं आया आंसर तो। और ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फेक मत रहिए वहाँ पे, जो है वो है। पूछो हॉबी है, बोल सकते हो सर ये दो चार चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा कोई डाई हार्ट उसके लिए नहीं किया मैंने कभी, या ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ मैंने बचपन से फॉलो नहीं की है। बोल दीजिए जो है वो है। अगर आपके स्पोर्ट्स में ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है तो नहीं है, हाँ आपके पास है तो वेल एंड गुड, मेंशन कीजिए, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पे। लेकिन आपने किया है तो आपको डेफिनेटली आप जेन्युइन आंसर्स दोगे, जो जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए आपके आंसर्स में। आप कंस्ट्रक्टेड आंसर बोलोगे तो समझ जाता है। सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि मुझे चेस खेलने की हॉबी है और मैं अलग अलग पैतरे यूज़ करता हूँ चेस खेलने के लिए। अरे मैंने कभी खेला ही नहीं चेस, अभी मैं कितने भी पैतरे जो है वो रीड करके जाऊँ, रट के जाऊँ, अगर उन्होंने पूछा तो मैं एक पोपट के जैसे बोलूँ, जेन्युइन थोड़ी बोलने वाला हूँ, और समझ जाते हैं। तो मत कीजिए ये चीज़, अभी तो डैफ भर चुके हैं जिन्होंने भर लिया है, और आपके पर्सनली मतलब आपने वो किया नहीं है तभी आपने मेंशन किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रिपेयर करके जाइए और होप कीजिए कि उसके ऊपर क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मीथ है कि अगर आपने CISF फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो बोर्ड आपको अलग नज़रिए से देखता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, CISF वाले टॉपर रहते हैं। क्यों? अरे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, हमने थोड़ी बोले थे, उन्होंने बोला है आप क्या चूज़ करोगे। आपको अगर पूछ लिया, आपने अगर CISF डाला है फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको पूछ लिया कि क्यों डाला है, तो जो जो रीज़न था वही बताइए कि सर मुझे मेरी फैमिली, मेरी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखना है और CISF मेरे को बेटर ऑप्शन लगता है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट चूज़ किया है। जो भी रीज़न होगा आप वो मेंशन कीजिए। अभी मैंने CRPF पहला प्रेफरेंस दिया था, ऐसा नहीं कि मुझे 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले उसके वजह से। ठीक है, तो CISF डाला है, जो रीज़न है वो रीज़न मेंशन कीजिए। हाँ, अगर पूछा नहीं मिला तो बोल दीजिए कि सर ऐसा कुछ नहीं है, और पूछा गया था इसलिए मैंने फर्स्ट दिया है, अदरवाइज आई एम ओके विद एवरी ऑप्शंस अवेलेबल इन द डेफ। बात ख़त्म। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ये सोचते ही रहते कि CISF डाला है कैसे होगा, क्या पूछ लेंगे, क्या बताऊंगा। जो है वो बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। मैं तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। मेरे फ्रेंड हैं जो एक्चुअली हम मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करते थे एक साथ,
मैं क्वेश्चन पूछता था, वो आंसर्स देते थे, वो क्वेश्चन पूछते थे, मैं आंसर्स देता था। और हुआ यूँ, एक जब हम शुरुआत कर रहे थे तो मैंने उनको उनके सिटी के बारे में पूछा जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो उनको ज़्यादा बोल नहीं पाए उस चीज़ पे, तो वो स्ट्रेस आउट हो गया, अरे यार मेरे यहाँ पे ऐसी हालत है, दोस्त के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, वहाँ पे क्या होगा। 97 मार्क्स लेके गया बंदा। और आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लास्ट में उनको क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी क्यों। उनका आंसर क्या था, प्रमोशन बहुत फास्ट है। तो जो है वो जिस रीज़न से डाला है वो रीज़न बता दीजिए। हाँ, रैशनल होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसे सोचा जा सकता है, नहीं है, नॉर्मल चलता है। अटायर क्या करे, तो इस पे तो भैया एक चीज़ है, इंसान हो, आपको पता है क्या पहनना चाहिए, जो कलर आप पे सूट होता है, जो कलर डिसेंट लगता है वही कपड़े पहनिए। ठीक है, इस पे ज़्यादा कोई डिस्कशन मत ही कीजिए, मैं तो कहता हूँ। आपको पता नहीं है आप पे कलर कौन सा सूट करता है, तो आपके घर वालों को पूछिए, भाई बहन मम्मी पापा दोस्त, और सूट सिला लीजिए। इसके पीछे एक इसी के ऊपर एक आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सूट सिलवाया था, आप देख सकते हैं फ्रंट पेज पे दिख रहा होगा थंबनेल में। तो मेरे एक दोस्त है सीआरपीएफ में, अभी उनका पास आउट होगा, तो उनकी हाइट और मेरी हाइट सेम है, उनका बिल्डअप और मेरा बिल्डअप सेम है। तो और वो मिले कहाँ थे, फर्स्ट टाइम फिज़िकल के टाइम पे मिले थे, फिज़िकल मेडिकल के टाइम पे। उसके पहले मैं पहचानता भी नहीं था। उन्होंने मेरा सूट बोरो किया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इतना नहीं है, डिसेंट जो रहेगा वो आप प्रिफर कीजिए। आप अपने आंसर से इंटरव्यू को डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो भाई पूरा ब्लफ है। आप इंटरव्यू को जाते हो, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप आंसर्स दोगे। ये मत सोच के रखिए कि मैं मेरे आंसर में पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करूँगा और फिर इंटरव्यूअर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। एक आध बार होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद का जो गैप है, अगर आप 3-4 साल के बाद इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो सीधा सीधा बता दीजिए कि सर प्रिपरेशन कर रहा था, इनिशियल फेलियर्स आए, अभी जाके पास हुआ हूँ। तो ये मत सोचिए कि यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बोर्ड क्या सोचेगा, ये वो। तो ये मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता था। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगला जो वीडियो रहने वाला है, ये यूपीएससी इंटरव्यू के वक्त डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है और किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए थे। तो थैंक यू सो मच।